हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला, और मैं लाया हूँ आप सबके लिए यूपी टेट 2023 एग्ज़ाम से संबंधित पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण विषय में यूपी टेट परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे चैनल पे पड़ा है, आप लोग जाइए देखिए। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आइए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हाँ, पहला क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु, डी मांसाहारी या शाकाहारी। सही ऑप्शन बताइए। तो सबसे पहले इसमें खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए दूसरे जीव का उपभोग करता है, यही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, यह सरल शब्दों में कहें, कौन किसको खाता है, यह दर्शाने वाले जीवों की सूची को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो और देखें तो खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, तो अब बात करें घास भूमि क्षेत्र, तो घास भूमि क्षेत्र की बात करें तो यह हमारा स्थलीय पारतंत्र में आता है। ठीक, स्थलीय पारतंत्र, जलीय पारतंत्र, जो दो मुख्य पारतंत्र होते हैं। तो घास भूमि क्षेत्र स्थलीय पारतंत्र में आता है। ठीक, आपके दो चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे। ये पहला वाला चित्र है, ये सेकंड चित्र है। तो ये पहला वाला चित्र जो है ये स्थलीय पारतंत्र के अंतर्गत आता है। ये स्थलीय पारतंत्र के अंतर्गत घास भूमि क्षेत्र का पारतंत्र दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका जलीय पारतंत्र का दिया हुआ है क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो स्थलीय पारतंत्र घास भूमि क्षेत्र पारतंत्र की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, छोटी मोटी जो घासें होती हैं, वनस्पत होती हैं, उनको टिड्डा खाता है, टिड्डे को चूहा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को गिद्ध खाता है। ठीक है, तो घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में उच्च स्तर के उपभोक्ता की बात करें तो वे आपके मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा होता है? मांसाहारी। ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा। ठीक है, आइए और जलीय पातन की बात करें तो जलीय पातन में क्या आता है, जलीय हरे पेड़ पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, प्लवक होते हैं, उनको छोटी मछलियाँ खाते हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, बड़ी मछलियों को उनसे बड़ी मछलियाँ, उनसे बड़ी मछलियों को व्हेल शार्क आदि मछलियाँ खाती हैं। ठीक, तो पहले का ऑप्शन बी सही है। आइए आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए एटीपी, बी सूर्य प्रकाश, सी डीएनए, डी आरएनए। क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। क्यों? सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पौधों, शैवालों, साइनोबैक्टीरिया आदि को CO2 व पानी को कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करने की अनुमति देता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। तो इसे हम बोल सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी। तो सूर्य के प्रकाश को पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इसी ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है,
और सभी जीव सूर्य से आने वाले प्रकाश सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाले प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो दूसरे का बी ऑप्शन एकदम सही। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, क्या होते हैं शाकाहारी? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला के बारे में हम बता चुके हैं अभी। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में अगर हम शाकाहारी की बात करें तो वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तीसरे का बी ऑप्शन एकदम सही होगा। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका दिया हुआ है पिरामिड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्तर पे उत्पादक आते हैं, दूसरे पे प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं जो कि अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता आते हैं जो अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो तीसरे का बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी, सहजीवी, क्या होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सहभोजी। सहभोजी, सहभोजी मतलब दो जातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए लाभ लेता है। ठीक है, उन्हें सहजीवी जीव कहते हैं। जैसे मांस, फर्न, आर्किड। ठीक, समझ गए? ये होते हैं। ठीक, फिगर में दिया हुआ है आपकी एक बड़ी मछली है जो कि आपकी व्हेल है। ठीक, व्हेल। ठीक, यानी कि शार्क मछली। इनके साथ छोटी छोटी मछलियाँ, इनके साथ ये छोटी छोटी मछलियाँ लगी हुई हैं, इन्हें रेमोरा मछलियाँ कहते हैं। ठीक है, यह शार्क द्वारा शिकार किए गए जीवों के छोटे टुकड़े खाती हैं तथा इनसे शार्क को ना तो कोई लाभ होता ना ही कोई हानि होता। तो यह सहभोजी का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक, शार्क और छोटी मछलियाँ या रेमोरा मछलियाँ। ठीक, तो छोटी मछलियाँ रेमोरा मछलियाँ शार्क द्वारा किए गए मछलियों के टुकड़ों को खाती हैं, इससे ना कुछ शार्क को लाभ होता ना ही हानि होता है। ठीक है, तो सहभोजी में अलग अलग जात के दो जीवों में ऐसी आपसी सहजीवन होता है जिसमें एक जाति को दूसरी जात से लाभ होता है, लेकिन दूसरी जाति को पहली से ना तो कोई लाभ होता ना ही कोई हानि होता है। ठीक, चौथे का बी ऑप्शन एकदम सही है आपका। ठीक है, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी के बारे में हम अपने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग जाइए, देखिए और आंसर कीजिए। ठीक, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। खाद्य पिरामिड अभी हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन में। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, मतलब कि सबसे पहले आपके हरे हरे पेड़ पौधे होंगे, हरे पेड़ पौधों को कीड़े कीड़े खाएंगे, कीड़े खाएंगे। हरे पेड़ पौधे आपके उत्पादक हो गए, कीड़े आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। कीड़ों को आपका खाएगा सांप, कीड़ों को आपका खाएगा सांप। सांप आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, सांप को खाएगा मोर और मोर आपका
तृतीयक उपभोक्ता हो गया। इस वाले फिगर में देखिए तो यहाँ पे हरे पेड़ पौधे आएंगे, ये फिर प्राथमिक उपभोक्ता इनको कीड़े खाएंगे, कीड़े को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। तो अगर फिगर से देखिए तो मोर हमारा जो है खाद्य पिरा, तो सांप मतलब कि हरे पेड़ पौधों को कीड़े, कीड़े को सांप, सांप को मोर खाएगा। ठीक है, तो देखें तो मोर हमारा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। तो पांचवे का ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। ठीक है, तो मोर जो है सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक हुए, उत्पादक को कीड़े खाते हैं, शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को सांप, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक को तृतीयक मोर। ठीक है, तो मोर आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, पांचवे का डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में एकदम सही है? मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किससे होकर किससे होता है, किससे किससे होता है, ये बताना है आपको। कि उत्पादक से अपघटक, अपघटक से उपभोक्ता, कि उपघटक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उत्पादक, की उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, की उपभोक्ता से उत्पादक, उत्पादक से अपघटक। सही ऑप्शन बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, उस भोजन से कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको आप उपयोग उपभोक्ता करते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उनको ऊर्जा मिलती है और उनसे अपघटक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है पारिस्थितिकी तंत्र में वो उत्पादक से उपभोक्ता को जाता है, उपभोक्ता से अपघटक को जाता है। और हर स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ती है, बाकी 90% उस स्तर पे उपस्थित सभी जैविक घटकों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो छठे का सी ऑप्शन एकदम आपका सही होगा, उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक। ठीक है, छठे का सी ऑप्शन सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ए पश्चिमी घाट में, बी पूर्वी घाट में, सी हिमालय में, डी विंध्याचल में। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य जो है वो जीवों व पारतंत्र के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सबको हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स तक सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करिए और चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में 16 घास स्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट हमारा अगर देखें भारत बनाएं तो पश्चिमी घाट हमारा ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट जो पाया जाता है वो दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग में पश्चिमी घाट होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन होते हैं और बहुत ही ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो 16 घास पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक, 16 घास वनों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में माना जाता है। और इस तरह के घास के जो मैदान हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी तो पढ़े होंगे ना, नीलगिरी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक, एंड पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सातवें का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ए कंपास, बी डाउन, सी प्रेयरीज, डी पंपास। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, कंपास। कंपास आपका शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, कंपास आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। बाकी डाउन्स,
प्रेयरी, पंपास, ये सभी आपके शीतोष्ण घास प्रदेश हैं, शीतोष्ण घास स्थल हैं। ठीक है, तो शीतोष्ण घास स्थल में और आते हैं आपके पंपास, प्रेयरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स, ये सब शीतोष्ण घास स्थल हैं। और उष्णकटिबंधीय घास स्थल की बात करें तो शवाना, कंपास, लानोस। ठीक, तो एक का 8वें का ए ऑप्शन सही होगा, ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, बाकी सब शीतोष्ण घास प्रदेश स्थल है। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? इनमें से कौन मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानव पर्यावरण की बात कर रहे हैं, मतलब मानव पर्यावरण से भी मानव, उनसे संबंधित सभी चीज़ें आएंगी, उनके आसपास की चीज़ें आएंगी। ठीक है, मानव पर्यावरण की बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए भूमि, समुदाय, धर्म, परिवार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, भूमि। भूमि नहीं आएगा, भूमि जो है इसका घटक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भूमि जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक होता है। जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, प्रकाश, जीव जंतु, ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, भूमि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। जबकि धर्म, समुदाय, परिवार, घर, मेला, उत्सव, तीज, त्योहार, ये सभी मानव पर्यावरण के घटक हैं या सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं। इसको सामाजिक पर्यावरण भी बोला जा सकता है। ठीक है, सामाजिक पर्यावरण। ठीक, तो 90 का ए ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। भूमि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, बाकी धर्म, समुदाय, परिवार मानव पर्यावरण का घटक है, सामाजिक पर्यावरण का घटक होता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है? पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों की आग, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए, ABCD। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बाढ़ एवं सूखा। बाढ़ एवं सूखा, तो बाढ़ एवं सूखा जो है पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। पर्यावरणीय ह्रास के कारण या पर्यावरणीय अपघटन के कारण जलवायु यानी क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। उससे कई सारे प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं। सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, इस प्रकार की पर्यावरण इस प्रकार की आपकी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती हैं। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। बाढ़ एवं सूखा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं और आप सबके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे अच्छे क्वेश्चंस के साथ।